मेरा नाम मैनेजर पांडे है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में प्रोफेसर था, अब रिटायर्ड हूँ। मैं आपके सामने हिंदी साहित्य में आधुनिकता के उदय पर भाषण दे रहा हूँ। हिंदी में आधुनिकता बहुत विवादास्पद विषय है। भारतेंदु युग से लेकर आज तक इस पर लगातार बहस हो रही है। आधुनिकता के अर्थ पर, हिंदी में आधुनिकता के उदय पर, उसके विकास की प्रक्रिया पर, उसकी जटिलताओं पर। मैं सब पर आपके सामने बात नहीं कर सकता, कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। पहली बात ये कि साहित्य की आलोचना में और इतिहास में आधुनिकता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और इसका संबंध हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से ही है। यद्यपि आजकल कुछ लोग मध्यकाल में भी प्रारंभिक आधुनिकता की खोज कर रहे हैं और कुछ लोगों ने भक्ति काल में भी आधुनिकता की खोज की है और रीति काल में भी। पर हिंदी में आधुनिकता के उदय के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निर्भ्रांत राय ये है कि उसकी शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। इसीलिए उन्होंने भारतेंदु युग को ही, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाशीलता से शुरू होने वाले हिंदी साहित्य को ही आधुनिक काल कहा है। अब हिंदी में आधुनिकता के विकास के 3-4 कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि हिंदी में आधुनिकता आई प्रेस के आने से। प्रेस आया अंग्रेजी राज के दौरान, भारतेंदु युग से कुछ ही पहले। प्रेस के आने से 3-4 काम हुए जो पहले नहीं थे। पहली बात ये कि प्रकाशन की सुविधा हुई। प्रकाशन की सुविधा से 3-4 गद्य के रूप विकसित होने लगे। मतलब साहित्य में उपन्यास का आगमन हुआ, कहानी का आगमन हुआ, निबंध का आगमन हुआ। लेकिन इसके साथ ही उनके छपने के लिए पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। पत्र पत्रिकाओं में उपन्यास धारावाहिक छपते थे, कहानियाँ छपती थी और निबंध छपते थे और आज भी सब छपते हैं। अब इसके साथ ही एक और काम हुआ कि पहले जो लिखित, हाथ से लिखित साहित्य था, उसकी एक सीमा थी कि हाथ से किसी किताब की 2000-4000 प्रतियां नहीं बनाई जा सकती। लेकिन प्रकाशन से यह सुविधा हुई कि किसी भी किताब की 5000-1,00,000 प्रतियां भी बनाई जा सकती है। तो इसके साथ एक दूसरा काम हुआ कि पुस्तक बाजार का अस्तित्व सामने आया। इसका तीसरा नतीजा यह हुआ कि पाठकों की संख्या बहुत बढ़ी। चौथा
परिणाम यह हुआ कि यह विधि निषेध प्रकाशन के समय या दौरान संभव नहीं था कि अमुक किताब अमुक व्यक्ति या अमुक जाति का आदमी या अमुक स्त्री या अमुक पुरुष पढ़ेगा और अमुक 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 नहीं पढ़ेगा। इसलिए साहित्य की दुनिया में एक तरह का लोकतंत्र आया कि किसी भी किताब को पुस्तक बाजार से खरीद कर कोई भी पढ़ सकता था। यह साहित्य की दुनिया में लोकतंत्र या आधुनिकता का पहला लक्षण था। दूसरी बात यह है कि भारतीय युग में इसी प्रकाशन की सुविधा के कारण असंख्य पत्र पत्रिकाओं का विकास हुआ। आप जानते हैं, जरूर जानते होंगे कि भारतीय युग का प्रत्येक लेखक किसी न किसी रूप में पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने जीवन में कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि पत्रिकाएं निकालते रहे। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप निकालते थे। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नाम का पत्र अखबार निकालते थे। चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका निकालते थे। तो इस तरह उस जमाने के सारे लेखक पत्रकारिता से जुड़े हुए थे और पत्रकारिता का संबंध अपने समय और समाज से बहुत गहरा होता है। इसीलिए भारतीय युग के लेखकों में अपने समय और समाज का बोध मौजूद है। यह आधुनिकता का एक और लक्षण है। भारतेंदु उस समय देश में अंग्रेजी राज से मुक्ति का आंदोलन चल रहा था। उस मुक्ति के आंदोलन की छाप, छाया और प्रभाव भारतीय युग के साहित्य पर है। इसकी पहली अवस्था देश की दशा का बोध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो निबंध लिखे वो तो लिखे ही, जो नाटक लिखे उन नाटकों में पहला उनका प्रमुख नाटक है भारत दुर्दशा। मतलब उनको यह बोध था और भारत दुर्दशा को पढ़ने से आपको स्पष्ट बोध होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जानते थे कि देश गुलाम है और देश का धन लूट कर विदेश ले जाया जा रहा है। प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये है अति ख्वारी। तो देश की दुर्दशा का बोध हिंदी में आधुनिकता का पहला लक्षण था। अब उस दुर्दशा से मुक्ति की चिंता, स्वाधीनता की चिंता बनने लगी। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, जिससे आधुनिकता के बारे में रामचंद्र शुक्ल की धारणा का भी पता चलता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्थिति का भी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में आधुनिकता कम ही पाई जाती है। इसका आशय ये है कि उनके नाटकों में तो आधुनिकता मिलती है लेकिन कविताओं में नहीं मिलती। तो क्या है ये आधुनिकता? आपसे मैंने भारत दुर्दशा की चर्चा की। यही उनके गद्य में आधुनिकता मतलब देश की दशा का बोध
मतलब पराधीनता की वास्तविकता का बोध और स्वाधीनता की आकांक्षा ही हिंदी में आधुनिकता का पहला बुनियादी लक्षण बना भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में इसके साथ ही सामाजिक चेतना के विकास की चिंता भी थी। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने प्रेम योगिनी आदि नाटकों में भारत में जो जातिवाद है, रूढ़िवाद था और है, उस सब की कड़ी आलोचना की और आधुनिक दृष्टिकोण से समाज को देखने की कोशिश की। यह आधुनिकता का दूसरा लक्षण था कि जड़ रूढ़ियों से मुक्ति की कामना भी भारतीय समाज में विकसित हो रही थी, जो भारतेंदु युग के साहित्य में भी सामने आ रही थी। भारतेंदु युग के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि उस समय के साहित्य में नए और पुराने का द्वंद्व था। माने जो नई चेतना आ रही थी वो पुरानी रूढ़ियों से टकरा रही थी और उनसे मुक्ति की कोशिश कर रही थी। यही नए पुराने का द्वंद्व था। यह द्वंद्व भारतेंदु में है, पर उनसे ज़्यादा बालकृष्ण भट्ट के यहाँ दिखाई देता है। यह भी ध्यान में देने की बात है। ये जो भारतेंदु युग में आधुनिकता विकसित हुई, उसका अगला विकास महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हुआ। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी लगभग 20 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने साहित्य को ज्ञान की प्रक्रिया से जोड़ा। मतलब द्विवेदी जी की साहित्य की प्रसिद्ध परिभाषा है, उन्होंने लिखा है कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। इसलिए द्विवेदी जी यह नहीं मानते थे कि जो कल्पना का साहित्य है वही साहित्य है, बल्कि वह तो यह मानते थे कि जो ज्ञान का साहित्य है वह भी साहित्य है। इसीलिए द्विवेदी जी ने सरस्वती में अर्थशास्त्र से संबंधित, इतिहास से संबंधित, समाज से संबंधित, दर्शन से संबंधित बहुत सारे निबंध छापे। यही नहीं, स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अर्थशास्त्र की एक पुस्तक लिखी, संपत्ति शास्त्र नाम की, जो 1908 में छपी। वैसी पुस्तक हिंदी में उसके पहले तो नहीं लिखी गई, बाद में भी बहुत दिनों तक नहीं लिखी गई। यही नहीं, द्विवेदी जी ने एक और काम किया। मैं पहले आप लोगों से कह चुका हूँ कि स्वाधीनता की चेतना आधुनिकता का एक लक्षण था। तो उस स्वाधीनता के साथ लोग जुड़े, इसके लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रसिद्ध पुस्तक लिबर्टी का हिंदी में स्वाधीनता नाम से अनुवाद किया, ताकि लोग उसको पढ़कर स्वाधीनता का महत्व जान सकें और अपने देश को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा पा सकें। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में आधुनिकता की परंपरा
और विचार प्रक्रिया का विकास किया। आचार्य शुक्ल का सारा लेखन स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा और प्रभाव से जुड़ा हुआ है। उन्होंने एक तो अंग्रेजों ने यह प्रचार कर रखा था कि भारत एक लगभग असभ्य देश है, तो इसलिए आचार्य शुक्ल के सोच विचार के अनुसार भारतीयों में आत्मगौरव का बोध जगाने के लिए अपनी परंपरा का व्यवस्थित ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था। उसी को विकसित करने के लिए उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में कहें तो भारतेंदु ने स्वत्व की खोज, स्वत्व माने सेल्फहुड की खोज की जो मांग की थी बहुत पहले, आचार्य शुक्ल उसी को अपनी आलोचना और इतिहास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे थे। आचार्य शुक्ल के यहाँ आधुनिकता का एक और रूप है, वो है विदेशी प्रभाव या दुष्प्रभाव का विरोध। आचार्य शुक्ल यह मानते थे कि हिंदी साहित्य को अपनी परंपरा और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार विकसित होना चाहिए, न कि यूरोप से आई हुई हर बात को आदर्श मानकर अपनाना चाहिए। आचार्य शुक्ल का मुझे एक कथन याद आ रहा है, लिखा है आचार्य शुक्ल ने अपने एक निबंध में कि आजकल पाश्चात्यवाद वृक्षों के बहुत से पत्ते कुछ हरे नोचे हुए, कुछ सूखे गिरकर पाए गए, हमारे यहाँ पारिजात पत्र की तरह प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हमें उन पेड़ों की परीक्षा करने की जरूरत है जिनके ये पत्ते। आचार्य शुक्ल के इस कथन में 3 बातें ध्यान देने लायक हैं। एक तो आचार्य शुक्ल के समय यूरोप से साहित्य और कला के बहुत से बाद हिंदी में आ रहे थे। इन वादों से संबंधित विवादों और उनकी बहुलताओं से आचार्य शुक्ल बहुत ही चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने अपने इस कथन में यह कहा कि आजकल पाश्चात्यवाद वृक्षों के बहुत से पत्ते कुछ हरे नोचे हुए का मतलब आचार्य शुक्ल से था कि बिना समझे बूझे अपने यहाँ लागू किए जा रहे हैं, और कुछ सूख कर गिरे पाए गए से मतलब ये है कि जो बाद वहाँ पैदा हुए और वहाँ अब निरर्थक हो गए हैं, उनको भी कुछ लोग हिंदी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्ल जी ने एक आखिरी बात इस प्रसंग में इतनी महत्वपूर्ण कही है जिस पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए, वो ये कि हमें उन पेड़ों की परीक्षा करने की ज़रूरत है जिनके ये पत्ते हैं, मतलब उन विचारों के मूल स्रोतों की पहचान होनी चाहिए। बहुत पहले तुलसीदास लिख चुके थे कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। इसी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जोर दे रहे थे और इस तरह से उन्होंने हिंदी में आधुनिकता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब इसके बाद जो
एक और बड़े विचारक हमारे सामने आते हैं, वो हैं प्रेमचंद। वो जितने बड़े रचनाकार हैं उपन्यास और कहानी के, उतने ही बड़े विचारक भी हैं। जाहिर है वो स्वाधीनता के रचनाकार हैं, उपन्यासकार भी और कहानीकार भी और निबंधकार भी। उन्होंने बनारसी दास चतुर्वेदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी आकांक्षाएं और कुछ नहीं हैं, इतनी ही हैं कि मैं कुछ ऐसी रचनाएं लिख जाऊं जो देश के स्वराज्य प्राप्ति में सहायक हो। ये प्रेमचंद की आधुनिकता का मूल है, और इसी का विस्तार करते हुए उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को अपने कथा साहित्य का केंद्र बनाया, और यह भी देखा कि स्वाधीनता आंदोलन के नाम पर बहुत लोग जो तरह तरह के पाखंड, घपले और चालबाजियां कर रहे हैं, उनका भी उन्होंने भंडाफोड़ किया। यही नहीं, प्रेमचंद ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध लिखे। उनमें एक है महाजनी सभ्यता। जीवन के आखिरी दिनों में ये निबंध लिखा था, और उसमें उन्होंने पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की है। तो पूंजीवाद की कड़ी आलोचना का मतलब है उसकी जगह पर समाजवाद की चिंता। समाजवाद की चिंता का मतलब है भारत के किसानों, मजदूरों की चिंता। प्रेमचंद के मन में भारत की स्त्रियों की पराधीनता, किसानों के शोषण और मजदूरों के शोषण और दमन की चिंता और उससे मुक्ति की चिंता भी बराबर थी। इसीलिए वो स्वराज्य का मतलब इन पराधीनताओं और इन शोषणों से मुक्ति भी समझते थे। स्वाधीनता का मतलब प्रेमचंद केवल अंग्रेजी राज से मुक्ति नहीं चाहते थे और न मानते थे। मैं यह भी आपसे कहूँगा कि प्रेमचंद लेखन को एक सांस्कृतिक कार्य मानते थे। वो कोई जो नितांत व्यक्तिगत कर्म नहीं होता। प्रेमचंद ऐसे लोगों में से थे जो साहित्य को मार्गदर्शक समझते थे। देखिए, साहित्य और समाज के संबंध के बोध के लिए 3 रूपक चलते हैं। बहुत पुराना रूपक तो ये है कि साहित्य समाज का दर्पण है। मतलब जैसे दर्पण में आपको अपना चेहरा दिखाई देता है, उसी तरह साहित्य में समाज की तस्वीर दिखाई देती है। दूसरा दृष्टिकोण साहित्य और समाज के संबंध का ये है कि साहित्य दीपक होता है, मतलब प्रकाशित करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। असल में प्रेमचंद इसी को मानते थे। इसीलिए उन्होंने एक जगह यह भी कहा है, प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली, मसाल दिखाने वाली सच्चाई है। इसीलिए प्रेमचंद की कहानियों को आप पढ़ें और उनके उपन्यासों को,
तो वो जो स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था उससे बहुत संतुष्ट नहीं थे। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है आहुति। उसकी नायिका कहती है कि अगर देश में स्वाधीनता के बाद भी मुट्ठी भर लोगों का राज बना रहे और गरीब पहले की तरह ही गरीब रहे और पिसता रहे तो ऐसी आज़ादी का क्या मतलब। प्रेमचंद ने बल्कि उसी में एक वाक्य लिखा है कि जॉन की जगह गोविंद गद्दी पर बैठ जाए तो इससे गरीबों को क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए प्रेमचंद समाज को बदलना चाहते थे, लोगों की चेतना को बदलना चाहते थे। यह प्रेमचंद की आधुनिकता का बहुत ही प्रखर रूप है जिस पर कम ध्यान दिया जाता है। ये जो आधुनिकता का स्वरूप मैंने कहा, उससे एक और बात देखिए। आधुनिकता के बारे में बात करते समय एक और चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आधुनिकता एक सामाजिक अवस्था का नाम है, एक राजनीतिक अवस्था का नाम है और एक मानसिक अवस्था का भी नाम है। आधुनिकता मध्ययुगीनता से, मध्ययुगीन मानसिकता से मुक्ति का भी नाम है। मध्ययुगीनता मतलब आस्था, विश्वास की जगह आधुनिकता में तर्क, बौद्धिकता और मानव केंद्रित चिंतन होता है। यूरोप में ज्ञानोदय के दौरान जो मूल्य विकसित हुए उन्हीं से मॉडर्निटी बनी, आधुनिकता बनी और इसीलिए हिंदी में भी आधुनिकता का यह अर्थ मौजूद रहा है। एक और बात ध्यान में रखिए कि हिंदी में एक और शब्द चलता है, आधुनिकतावाद। ये जो आधुनिकता है वह एक सामाजिक अवस्था या युग की प्रवृत्ति का नाम है, लेकिन आधुनिकतावाद का संबंध कला और साहित्य से केवल है। इसीलिए हिंदी में आधुनिकता पर बहुत जो बहसें हुई उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा आज़ादी के बाद आधुनिकता बोध पर बहस से जुड़ा हुआ है। यह काम प्रयोगवाद के दौरान हुआ, नई कविता के दौरान हुआ, नई कहानी के दौरान भी हुआ। तो शुरू में जो आधुनिकता आई उसके केंद्र में राष्ट्रीय चेतना थी, फिर वह बाद में जन चेतना बनी, फिर उसके बाद वह मुक्ति की चेतना बनी और आधुनिकतावाद नई कला की चेतना से जुड़ी हुई थी। हिंदी में कला की नई चेतना केवल प्रयोगवाद में आया हो ऐसा नहीं। निराला ने आधुनिकता के तहत ही कविता को छंद से मुक्त करने का प्रयास किया, मुक्त छंद की कविता लिखने का प्रयास किया और निराला यह भी मानते थे, उन्होंने लिखा है कि जैसे मनुष्य की मुक्ति होती है वैसे ही कविता की भी मुक्ति होती है। इसलिए हिंदी में आधुनिकता के ये विभिन्न चरण हैं। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी में आधुनिकता के दो और स्रोत हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है और नवजागरण की प्रवृत्ति से भी उसका संबंध है। पहली बात ये कि हिंदी में
जब आधुनिकता आई उससे पहले वह बंगाल में आ चुकी थी। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंगाल की आधुनिकता से बहुत सारा प्रभाव ग्रहण किया, प्रेरणाएं ली और नई रचनाएं की। इससे अलग महावीर प्रसाद द्विवेदी मराठी नवजागरण या मराठी में उसको ज्ञानोदय कहा जाता है, उससे जुड़े हुए थे और उन्होंने स्वयं मराठी नवजागरण के प्रमुख लेखकों, विचारकों, कलाकारों आदि पर लेख लिखे हैं। तो इस तरह हिंदी में आधुनिकता की चेतना और धारणा को समृद्ध करने में बाहरी प्रभावों का भी असर है, जिसको ध्यान में रखना चाहिए। केवल अंग्रेजी प्रभाव या यूरोपीय प्रभाव को ही ध्यान में रखना काफ़ी नहीं है।